हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वो लोग कुछ करने वेल दी और मैं यहाँ पर आकर उनका मूड स्पॉइल कर रही हूँ। कितना शेमफुल है। मैंने खुद ही अपने लिए मुसीबत खादी कर दी। कुछ और कदम आगे चलने पर उसे हवा में तेज अल्कोहल की स्मेल आई और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग माउथ आई थी। सोफा के ऊपर से देखा तो उसे पता चला यहाँ एक और हसीना भी थी। वो भी उसके पीछे आया और एक्सप्लेन करने लगा कि ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थीं। उसे अनकंफर्टेबल लगा इनको होटल ले जाना, इसलिए वो इन्हें यहाँ ले आया। ये बोलते ही वो सडनली रुक गया और खुद से पूछने लगा, मैं उसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? मेरा घर है, जिसे चाहूँ वहां ले आऊं, ये मेरा राइट है। जैसे वो बस इसी का वेट कर रही हो। लुओ ने ट्यूरेंट आंसर दिया, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। अब वो जैसे फिर से अलाइव हो गई थी। वो मन ही मन सोचने लगी, यूज तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसने एक्सप्लेन किया, मतलब मैं उसके दिल में एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती हूँ, है ना? लेकिन वो दोनों कुछ और आगे बढ़ते उससे पहले ही उन्हें सामने का सीन देखकर शॉक लग गया। कियान मैन इतनी ड्रंक थी कि उसने वही वॉमिट कर दिया। उसके पेट का सारा खाना बाहर आ गया, जैसे एक पूरा बैटलफील्ड बना दिया हो। वो वापस सोफा पर लुढ़क गई और ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेन युअन तो पागल हो गया। वो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। घर जा, अगर वॉमिट करना है तो वॉशरूम में जाकर करो। ये क्या गंदा किया है? लुओ ने ये देखा तो उसे ट्यूरेंट रोक दिया और बोली, मैं ये सब क्लीन कर दूंगी, आप चिंता मत करो। आप पहले बात ले लो, आपके बॉडी से भी अल्कोहल की स्मेल आ रही है। उसने बात मानी, टॉवेल लिया और बात लेने चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसके लिए ऑकवर्ड फील कर रहा था। स्कूल में सब उसे मनी माइंडेड कहते थे, लेकिन वो उसकी इतनी केयर कर रही थी, इतने ध्यान से सब क्लीन कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ कैसे पेश आए। नेक्स्ट मॉर्निंग चेन युअन सुबह 10 बजे जागा। उसका हेड बहुत पेन कर रहा था। रात की नींद जैसे कोई जंग थी। सडनली उसे किचन से खाने की स्मेल आई और उसने डाउटफुली पूछा, लुओ इतनी जल्दी उठ गई क्या? कल रात क्लीन करते करते बहुत लेट हो गया था, इसलिए उसने उसे वही रुकने को कहा। अच्छा हुआ घर में 2 बेडरूम्स है, वरना 3 लड़कियां एक ही छोटे बेड पर एडजस्ट करती। लेकिन अब उसे एक और टेंशन हो रही थी। वो दोनों लड़कियां कल लाड़ी थीं, उनकी फ्रेंडशिप में क्रैक आ गया था और अब एक हाई बेड पर सो रही थीं। पता नहीं उठकर फिर से लड़ पड़ेंगी या नहीं। झाओ युकी चमकती धूप से जागी और उसने रियलाइज किया कि उसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ है। शर्मिंदा होकर उसने सोचा कि रात को उस लड़के के साथ कुछ हो गया है, लेकिन ये भी अजीब था। उसके बॉडी में जरा भी पेन नहीं था, सिवाय उसके हेड के, जिसमें अभी भी थोड़ा डिजीनेस था। चुपके से बगल में देखा तो वो हैरा होकर चीखी, कियान मैन, ये तुम कैसे? कियान मैन युकी की कन फड़ने वाली चीख से जागी और उसे रात की बातें ब्लरी सी याद आने लगी। वो मन ही मन खुद को गाली दीन लगी, मैं कितनी ग्रीन टी बीसीएच हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुराने की प्लान बना रही थी। कार में जो कुछ भी हुआ था वो भी झाओ युकी के माइंड में स्लो मोशन फिल्म की तरह चलने लगा। उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने उस वक्त बहुत ज्यादा बोल दिया था। अब जब ये बातें बोल दी है तो पता नहीं आगे वो दोनों कैसे बेस्ट फ्रेंड्स रह पाएंगी। दिल टूट गया था सोचकर कि उनकी 10 साल पुरानी फ्रेंडशिप ऐसे खत्म हो जाएगी। कियान मैन ने अब एक इनोसेंट सा फेस बना लिया और बोली कि वो कल रात बहुत ड्रंक थी, उसे कुछ याद नहीं। और ये भी पूछा कि क्या उसने चेन युअन को पता लिया है। झाओ युकी अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई थी। मन ही मन उसे गाली दीन लगी, साली ग्रीन टी बीसीएच, हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि उसे कुछ याद नहीं? कोई गोस्ट भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने उसे एक्सपोज कर दिया तो उनकी फ्रेंडशिप ट्यूरेंट खत्म हो जाएगी। तो उसने भी एक इनोसेंट सा फेस बना लिया और बोली कि उसे भी कुछ याद नहीं, उसने भी कल रात बहुत ड्रिंक किया था। कियान मैन ने इनोसेंटली सोचा कि वो सच में कुछ याद नहीं करती, वरना वो तो जमीन में गैट जाती शर्म से। लुओ ने अब अंदर झांका और पूछा, तुम दोनों उठ गए? जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। दोनों लड़कियों ने लुओ को सरप्राइज से देखा और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। आधे घंटे बाद चारों डाइनिंग टेबल पर द ऑफ कोर्स टेबल पर रखा सारा खाना लुओ ने ही बनाया था, इसलिए उसे चेन युअन के बगल में बैठने का प्रिविलेज मिला।
बाकी की दोनों लड़कियां सामने बैठी थीं। झाओ युकी ने एक न्यूट्रल टोन में पूछा, क्या ये घर लुओ लुओ ने तुम्हारे लिए खरीदा है? उसने डिनाई नहीं किया और बोला, हाँ, ये देखकर कि वो कुछ और एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लुओ लुओ उसकी तरफ से बोली। उसने बताया कि कैसे उसके फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थीं और उसने उनकी हेल्प की थी, इसलिए ये घर उसने उसे डेट के कोलैटरल के रूप में गिफ्ट किया। युकी ने उसे देखा और जज किया कि वो उसके जितनी ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन वो लोगों को प्लीज करना जानती थी और उसने उसे घर भी गिफ्ट किया था। उसने खुद को कोसना शुरू कर दिया कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। पहले वो सोचती थी कि उसकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर एक्साई और वोयू है। उसे पता ही नहीं था कि ये तो घर में ही सेट हो चुकी है। कियान मैन ने अब अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए मुंह खोला। उसने पछतावे भरा फेस बनाया और अपोलोजाइज किया कि उसके वॉमिट करने से लुओ लुओ को क्लीन करना पड़ा। झाओ युकी ने भी ट्योरेंट हाँ में हाँ मिलाई। बोली, हाँ बिल्कुल, आज सुबह भी तुमने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करूंगी। मैं खुद किचन में जाकर तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी। लुओ लुओ ने जेनरसली कहा कि ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो करना ही चाहिए। तुम चेन युएन की फ्रेंड्स हो तो मेरी भी फ्रेंड्स हो। झाओ युकी को अब उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लगी, जैसे वो मेन गर्लफ्रेंड हो और हम तो बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। तभी उसके फोन पर कियान मैन का मैसेज आया। उसने रिमाइंड किया कि सामने वाली एक टॉप टियर ग्रीन टी बीसीएच है, केयरफुल रहना। झाओ युकी ने सोचा नहीं था कि उसकी ग्रीन टी बीसीएच बेस्ट फ्रेंड को भी वार्न करना पड़ेगा। लगता है सामने वाली को डील करना इजी नहीं है। और चेन युएन एक तरफ बैठा खाना खा रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप देखकर उसने रिलीफ की सांस ली। उसकी सारी वरीज बेकार थीं, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगा कि गर्ल्स के इमोशंस कितने स्कैरी और कंफ्यूजिंग होते हैं। मील खत्म हो गया। झाओ युकी ने उसे बाय बोला और कहा कि उसे कंपनी जाना है। वहां कुछ काम था जो उसे सॉल्व करना था। जब वो उसे दूर तक छोड़ने गया, उसने एडवाइस किया, अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। वर्किंग कैपिटल की कमी हो तो मुझे बताना। कियान मैन युकी के साथ नहीं गई, बल्कि वही रुक गई और बोली कि उसे उससे कुछ बात करनी है। चेन युएन को लगा कि क्या वो उसे कॉन्फेस करना चाहती है। ये लड़की तो बहुत रूथलेस है, अपनी हाई फ्रेंड का बॉयफ्रेंड चुराना चाहती है। चेन युएन ने अपने फेस पर कामनेस रखते हुए कियान मैन से कहा, जो कहना है कहो। वो मन ही मन सोचने लगा, ये बहन बहन आखिर मेरे लिए ही लड़ेंगी। तब उसने सीधा सीधा बोला, रिसेंट में बिग कैट टीवी के अंडर वाला ई कॉमर्स ऐप लॉन्च हो चुका है और वो चाहती थी कि वो उनके लिए उसका एक नेम रखे। उसे लगा नहीं था कि वो बस ये बोलने वाली है। वो सरप्राइज होकर बोला, हाँ। आखिर उसने उसे एक जवाब दे ही दिया, अगर तुम लॉग बिग कैट हो तो तुम्हारा ई कॉमर्स ऐप एक्साईओ म्यू रखो। उसने बिना किसी झिझक के बस यूं ही एक नाम बता दिया। यूज थोड़ा डाउट हुआ, कहीं ये कोई कैजुअल नाम तो नहीं, लेकिन उसने ट्योरेंट अपने इस ख्याल को झटक दिया। उससे लगा उसने ये सब पहले से ही सोचा हुआ था। तभी टीआरएन वीन ने उसे समझाया कि नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि ये सक्सेस हो। इस ई कॉमर्स ऐप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। इनिशियल फेज में मैं इसमें 10 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा। जब उन्होंने 10 बिलियन का फिगर सुना तो कियान मनमान और क्षु ल्यूलियो दोनों शॉक्ड रह गए। उनके दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वेल द तीन मनह ने उससे पहले भी बेड खर्च करते देखा था, इसलिए वो जल्दी हाई नॉर्मल हो गई। थोड़ा रुक कर उसने कहा, इतने सारे पैसे, मुझे डर है कि मैं ये ठीक से मैनेज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उसने उसे हिम्मत दी, अपने एबिलिटीज पर ट्रस्ट रखो। तुम्हारा काम है एक्साईओ म्यू ऐप को कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। एक्सपेंसेस की बिल्कुल परवाह मत करना। उसकी तरफ से इतना ट्रस्ट देखकर वो मना नहीं कर पाई। उसने उसके सामने ही अपना डिटर्मिनेशन दिखाया, मैं ये करके दिखाऊंगी। उसकी आंखों में बेपनाह पैशन झलक रहा था, एक कॉन्फिडेंस था कि उसमें सच में टैलेंट है, बस उसने अभी तक यूज एक्सप्लोर नहीं किया। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे उसके लोगों को जज करने की एबिलिटी पर ट्रस्ट करना होगा। दोपहर के 11 बजे क्षु ल्यूलियो भी चेन युएन के घर से निकल गई। सड़क पर घूमते हुए वो सोचने लगी। वो नहीं जानती थी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कि वो एक बार में उसे कर्ज चुकाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस दे सकता है और अब तो बिलियंस में बात करता है। अचानक उसने अपने सामने एक रिक्रूटमेंट बैनर देखा, तभी उसे याद आया कि आज तो जॉब फेयर है। वो अचानक उलझन में पड़ गई।
यूज समझ नहीं आ रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद यूज घर जाकर फैमिली बिजनेस में इंटरनेट कैफे चेन संभालनी चाहिए या अपने फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढनी चाहिए। अभी सोचने से कुछ नहीं होगा, उसने सोचा। वो आगे जाकर देखना चाहती थी। अंदर आते ही उसने एक बहुत हाई सिंपल सा स्टॉल देखा जिस पर बस कुछ शब्दों में लिखा था CI चैरिटी फंड रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटर वहां बैठे थे वो भी उसे जाना पहचाना लगा। वो वहां अकेले बैठे पसीना पूंछ रहे थे, कोई भी उनके पास अप्लाई करने नहीं आ रहा था। ल्यूलियो ने थोड़ी देर तक सुना, टैब यूज पता चला कि वो बूढ़ा प्रोफेसर टीचर वैंग था, लिटरेचर एकेडमी का। कोई भी उसके स्टॉल के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि ये एक पब्लिक वेलफेयर फंड है जहां काम करने पर सैलरी नहीं मिलेगी। खुद से बैडबेडेट यू उसने सोचा, कहीं ये चैरिटी फंड TRN वीन से तो नहीं जुदा हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो पूछ कर देखेगी। प्रोफेसर वैंग के सामने खड़े होकर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। नमस्ते सर, मैं क्षु ल्यूलियो हूँ, फाइन आर्ट्स एकेडमी की 4th ईयर स्टूडेंट। उसने उसे देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने यूज ग्रीट किया और पूछा कि क्या वो अप्लाई करने आई है। उसने सीधा जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टा पूछा, क्या ये वही चैरिटी फंड है जिसमें स्टूडेंट TRN वीन ने हाथाना में हॉस्पिटल बनाने के लिए 10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। टीचर वैंग की कंफर्मेशन मिलने के बाद लुओ ने अप्लाई करने के लिए पूछा कि एज एन आर्ट स्टूडेंट क्या वो सूटेबल है। पूरी सुबह धूप में बैठे रहने के बाद पहली बार कोई पूछने आया था। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी और फाइन आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में अवार्ड्स भी जीत चुकी थी। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये लड़की और भी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए वो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो उसे हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो उनके चैरिटी फंड में ज्वाइन करे जिसके लिए वो रिक्रूटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा, ये मत सोचो कि हम अभी नए हैं और हमारा सेटअप बहुत सिंपल है। मैंने स्कूल मैनेजमेंट से अप्रूवल ले लिया है और बहुत जल्द हमें अपनी स्पेशलाइज्ड प्लेस मिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इस वक्त ज्वाइन करती है तो वो एक सीनियर मेंबर बन जाएगी। उनकी बातें सुनकर वो ज्वाइन करने को तैयार हो गई, लेकिन उसे अभी भी अपने फील्ड ऑफ स्टडी को लेकर कंसर्न था। पर उन्होंने कहा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बात करते करते उन्होंने उसे अपनी रिक्रूटमेंट सीट पर बैठने को कहा और यूज HR डायरेक्टर का पोस्ट दे दिया। उन्होंने यूज टेम्पररीली अपनी जगह टैलेंट रिक्रूट करने को कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जरूरी काम है इसलिए वो अभी जा रहे हैं। यूज विश्वास नहीं हुआ कि वो अभी अप्लाई करने आई थी और HR डायरेक्टर बन गई। ये सब कुछ टू सडन था, पर ये अच्छा भी था, कम से कम वो उसके थोड़ा और क्लोज फील करेगी। हर बार जब वो किसी और औरत के साथ बिजनेस डील्स करता है तो उसे अलग नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वापस प्रेजेंट में आते ही उसने देखा कि रिक्रूटमेंट बोर्ड अभी भी बहुत सिंपल लग रहा था। उसने ट्यूरेंट ISE बदला। उसने पेपर और पेन निकला और उस पर TNG चैरिटी फंड के लिए रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन लिख दी। नए बोर्ड ने जल्दी ही सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। ट्यूरेंट पहला इंसान अप्लाई करने आ गया। उस लड़की की तरह उसने भी कंफर्म किया, क्या ये TNG द्वारा स्पॉन्सर्ड चैरिटी फंड के लिए रिक्रूटमेंट है। उसने कंफर्म किया, हाँ बिल्कुल, TNG ने हमारी CI चैरिटी फंड में 10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। अभी उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि कितने सारे लोगों ने अपने CVs जमा कर दिए। कुछ लोगों को डर था कि उन्हें चांस नहीं मिलेगा, तो उन्होंने लुओ से कहा, वो भी आर्ट एकेडमी से हैं, क्या तुम उसके लिए थोड़ा फेवर नहीं कर सकती। दूसरी कंपनी का एक रिक्रूटर क्यूरियस होकर लुओ से पूछता है, वहां इतनी भीड़ क्यों जमा है। उसके कोलीग ने जवाब दिया, सुना है यान जोंग का चैरिटी फंड रिक्रूटमेंट कर रहा है। ये सुनते ही उसने अपनी नेम टैग उतरी, अपनी जॉब वही छोड़ी और उस तरफ अप्लाई करने चला गया। उसने कॉन्फिडेंस से चिल्लाकर कहा, जब तुम स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं किया जाएगा। आज TRN वीन खुद ड्राइव करके झाओ फैमिली के प्राइवेट किचन पार पहुंचा। उसने घड़ी देखी और मो वायु के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम नजदीक आ गया था। उसने अपना फोन निकला, यूज कॉल किया, बताया कि वो आ गया है और पूछा वो कहाँ है। जब वो रूम में गया, मो वायु पहले से ही वेट कर रही थी। आज उसने एक क्यूट और एलिगेंट व्हाइट हॉल्टरनेक ड्रेस पहनी थी। लाइट मेकअप में और बालों को कैजुअली साइड में स्वीप किया हुआ वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। TRN वीन उसे देखकर मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। उसकी मेमोरी में तो वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। वो उसके पास गया, पोलाइटली यूज ग्रीट किया और टेबल पर बैठ गया। उसने उसे एक एलिगेंट ब्लैक सूट में देखा, वो बहुत चार्मिंग लग रहा था। उस आदमी का हर एक इंच यूज अपनी तरफ खींच रहा था।
उसकी उसके लिए लव हेट रिलेशनशिप थी, मगर इसका मतलब था कि वो उसके कनेक्शंस का फायदा उठाना चाहता था। मो वायु को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मना करे। उसने अभी कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि उसने यूज बीच में ही टोक दिया और कहा कि पहले खाना खा लो। उसने यूज फूड चूज करने का चांस भी नहीं दिया और खुद ही एक लाविश मील ऑर्डर कर दिया। फूड टेबल पर लग गया। वो बहुत मेज से खा रहा था और खाते खाते इवैल्यूएट भी कर रहा था। झाओ यूकी की फैमिली ने एक लक्सुरियस रेस्टोरेंट खोला है। टेस्ट भी बुरा नहीं है। यूज शुरू से एंड तक कुछ ना बोलते देख उसका पेशेंस जवाब दे गया और उसने अपना डाउट ज़ाहिर किया, क्या तुमने मुझे सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाया है? तब उसने खाना रोका और जवाब दिया, सच कहूँ तो इस बार मैं तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हालांकि यूज पहले से ही पता था कि उसने उसे यहाँ बुलाने के पीछे कोई मोटिव है, लेकिन जब उसने खुद एडमिट किया तो उसके दिल में एक डिसअपॉइंटमेंट की लहर दौड़ गई। उसका एटीट्यूड थोड़ा खराब हो गया। मेरा डील ये है, मैं सिर्फ वही काम करूंगी जो मेरी कैपेबिलिटीज में होंगे, लेकिन जो भी मेरी कॉन्शियंस के खिलाफ हो या लिमिट्स से बाहर मैं रिफ्यूज करूंगी। और हाँ, मैं आपका प्राइवेट जेट भी वापस करना चाहती हूँ। इतना महंगा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसने सीधे सीधे बोल दिया, अगर आपने मुझे ये लेने पर मजबूर किया तो हमारा रिश्ता यही खत्म समझो। जब उसने ऐसे डूटुक बात कर दी तो उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचा था यूज मजबूर करने का। मजबूर होकर वो असली मुद्दे पर आ गया कि उसने हाल ही में एक चैरिटी फंड बनाया है। पूछा, क्या उससे इस बारे में पता है? मो वायु को ऑब्वियसली पता था। सारे न्यूज चैनल्स ने इसकी खबर कवर कर दी थी, लेकिन सिर्फ 10 बिलियन रुपीस में तो कुछ भी नहीं होने वाला था। हॉस्पिटल बनाने का खर्चा, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का खर्चा, सब कुछ बहुत हाई है। और हाँ, जब ये खबर फाइल जाएगी तो दूसरे प्रोविंसेस से भी पेशेंट्स आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। तब आप क्या करोगे? उन्हें रिजेक्ट करोगे या एडमिट? अगर रिजेक्ट किया तो पब्लिक ओपिनियन की एक नई लहर उठ जाएगी। लोग सोचेंगे कि आप फ्रॉड हो, मरते ह्यू लॉगऑन को नहीं बचते, आपको इनह्यूमेन कहेंगे। उसने उसे सभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स समझाए। यूज बताया कि चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितना वो सोच रहा है। टीआरएन वीन ने सुना, ताली बजाई और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसकी बात बहुत लॉजिकल है। यूज लगा कि उसने सही इंसान को पहचाना है। अब उसने यहाँ बुलाने का अपना असली मोटिव बताया। उसने उम्मीद जताई कि वो उसकी जगह इस चैरिटी फंड की चेयरमैन बन सकती है। फंड का वर्किंग कैपिटल पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होगा। ये सुनकर वो शॉक रह गई। यूज लगा था कि वो उसके फैमिली कनेक्शंस का फायदा उठाकर कोई रॉन्ग डीड करना चाहता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसे एक चैरिटी फंड का चेयरमैन बनाना चाहेगा। जब मो वायु कंफ्यूजन में थी कि रिफ्यूज करे या एक्सेप्ट, तभी चेन युएन ने कहा कि वो जल्दी ना करे। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे एक रीजन होता है। फिर उसने एनालिसिस शुरू की। जो प्राइवेट जेट उसने गिफ्ट किया था उससे एक्सेप्ट ना करना, ये दिखता है कि वो एक नोबल कैरेक्टर की औरत है। क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थी, इसे पता चलता है कि उसके अंदर जस्टिस की भावना बहुत स्ट्रांग है। और अभी अभी उसने पुलिस डिपार्टमेंट से रिजाइन किया है, तो ये नया जॉब उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। और वो पेशेंट्स उसका शुक्रगुजार होंगे या उससे नफरत करेंगे, यूज इसकी परवाह नहीं। बस उससे अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करना है और दिल में कोई शेम नहीं होनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो बहुत इमोशनल हो गई। उसने खुद को रीइवैल्यूएट किया और लगा कि वो कितनी नैरो माइंडेड थी। उसकी फेवरेबिलिटी स्कोर उसके साथ 10 पॉइंट्स बढ़ गई। करंट फेवरेबिलिटी स्कोर 90 पॉइंट्स। इस वक्त उसने अपोलोजाइज किया, कहा कि वो पहले गलत समझी थी। यूज लगा था कि वो उसके कनेक्शंस का फायदा उठाकर बैकडोर से इलीगल गेन्स करना चाहता है। यूज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस थोड़ा सरप्राइज था। लेकिन अब उसकी वरी ये थी कि वो तो सिर्फ एक क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर है। इतने बेड फंड को मैनेज करना, यूज डर था कि वो शायद अच्छा नहीं कर पाएगी। उसने अपना मुंह पूंछते हुए कहा कि यूज फाइनेंसेस या पर्सनल की वरी करने की जरूरत नहीं। बस ये इंश्योर करना कि पैसा सही जगह खर्च हो, उतना काफी है। उसी वक्त उसने उसे एक ब्लैक कार्ड पकड़ाई, कहा इसमें 10 बिलियन है, फिलहाल ये रख लो। आज रात वो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोगों से मिलाने ले जाएगा। उसके हाथ से कार्ड लेते हुए यूज विश्वास नहीं हुआ कि वो इतने इजीली 10 बिलियन यूज दे सकता है। सोचा, क्या यही है ट्रस्ट होन का फीलिंग?
उसकी फेवरेबिलिटी स्कोर उसके साथ 1 पॉइंट और बढ़ गई। उसका यूज मैक कहना ये दिखता था कि उनका इंटीमेट रिलेशनशिप अब फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गया है। वो ब्लश करने लगी, भले ही वो उससे 1 साल बड़ी थी। उसकी फेवरेबिलिटी स्कोर फिर से 1 पॉइंट बढ़ गई। यूज परप्लेक्सिंग लगा, समझ नहीं पाया कि वो किस फैंटेसी में खो गई है कि उसका चेहरा ऐसे रेड हो गया। एक दूसरी जगह टीचर व्यूऑंग को जब टू लैक याद आई तब तक तो शाम हो चुकी थी। उसने यूज कॉल किया, पूछा रिक्रूटमेंट का क्या हाल है। उसने जवाब दिया कि काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन सैलरी और बोनस से जुड़े कुछ इश्यूज हैं जिसके लिए उसे आना होगा क्लैरिफाई करने। रिक्रूटमेंट लोकेशन को एक्टिविटी सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है, प्लीज आप यहाँ आ जाइए एक बार। कॉल कट करने के बाद टीचर व्यूऑंग समझ नहीं पाए कि रिक्रूटमेंट लोकेशन क्यों शिफ्ट किया गया। उन्हें लगा आजकल के यंगस्टर्स बेड हैस्टी काम करते हैं, इस इतनी सुनसान जगह पर कौन देख पाएगा। लेकिन जैसे हाई डोर खुला, उसने देखा कि सैकड़ों लोग एक साथ यूज ग्रीट कर रहे थे। वो कम्प्लीटली शॉक्ड रह गया। सैकड़ों लोगों का एक साथ टीचर व्यूऑंग को ग्रीट करना, उसके चेहरे पर स्वेट और टेंशन ला गया। वो टू लैक की तरफ पैल था और पूछा, ये सब तुमने रिक्रूट किए हैं क्या? उसने स्माइल किया और कंफर्म किया, जी हाँ, क्योंकि टाइम कम था इसलिए सिर्फ इतने लोगों को हाई रिक्रूट कर पाई। उसने कहा कि वो यूज क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उसने पूछा, तुमने इतने सारे लोगों को कैसे रिक्रूट कर लिया? तो लैक ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताना शुरू किया। कुछ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स को रिक्रूट करने के बाद उन्हें कोर टीम बनाया और फिर ये बात पूरी स्टूडेंट बॉडी और एकेडमी में फैल गई। हर किसी ने आगे कुछ लोगों को बताया और अब रिक्रूटमेंट नंबर हजारों तक पहुंच गया है। लेकिन अब टीचर व्यूऑंग की नजर रिक्रूटमेंट बोर्ड पर पड़ी, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 8,000 और बोनस लिखा था। उसने क्वेश्चन किया, तुमने तो कहा था कि सैलरी और बेनिफिट्स अभी पेंडिंग हैं। उसने मासूमियत से जवाब दिया कि एप्लीकेंट्स बार बार एम्प्लॉय सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो उसने बस एक रफ फिगर लिख दिया। 8,000 ज्यादा नहीं है ना? टीचर व्यूऑंग यूज स्कोल्ड करना चाहते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। ये तो लैक घर चलना नहीं जानती, इसे क्या पता राइस और सॉल्ट कितने महंगे होते हैं। मैं 10 साल से ज्यादा टीचर हूँ और मेरी पब्लिक सैलरी और बोनस भी 8,000 ही है। यहाँ हजारों लोग हैं, रिम्यूनरेशन कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूज समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सोचा तो उसे बहुत अशेम्ड फील हुआ। टीआरएन वीन ने उस पर इतना ट्रस्ट किया और उसने काम बिगाड़ दिया था। बिल्कुल उसी वक्त उसने फिर से कॉल किया, पूछने के लिए कि पर्सनल रिक्रूटमेंट का क्या हाल है। उसने बस घूमकर कह दिया कि सब कुछ काफी स्मूथ चल रहा है। उसने कहा कि वो स्कूल में है और उसे एक इंसान से मिलवाना चाहता है। अब से वो उनके चैरिटी फंड की चेयरमैन होगी। यूज लगा कि शायद वो आदमी नहीं जानता, इसलिए उसने जानबूझकर याद दिलाया कि ये डेंग हुई की बेटी है और कहा कि जब वो उससे मिले तो थोड़ा कोर्टियस रहे। फोन कट होने के बाद वो बुढ़ा आदमी अपने आप से बदबदाया, डेंग हुई कौन है ये? कितना पावरफुल है? पास खादे लुओ ने याद दिलाया, हाचेंग में हमारे एक सेक्रेटरी का सरनेम भी एस है। तभी वो घबराकर रियलाइज किया कि ये इंसान तो एक बेड टाइकून है। यूज शॉक लगा कि वो इतने हाई कैलिबर इंडिविजुअल्स को जानता है और उनकी बेटी को अपने फंड में इन्वॉल्व कर रहा है। टीचर व्यूऑंग ने सबको अनाउंस किया कि उनके बॉस और चेयरमैन जल्दी आने वाले हैं। सबको रिमाइंड किया कि कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। फिर उसने वहां मौजूद सबको एक जबरदस्त लेक्चर दिया और लेबर मार्केट नए बड़े साहिब के वेलकम के लिए बिल्कुल तैयार थी, उनका जैसा लेने के लिए। जैब ट्रैन वेन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसने देखा सब लोग नीटली लाइन में खड़े थे और बेड रेड बैनर्स पार बोल्ड लेटर्स में लिखा था, डायरेक्टर सो एनजीओसी एमओसी का दिल से स्वागत है उनके इंस्पेक्शन के लिए। फोन रखे हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और मिस्टर वैंग ने इतना ग्रैंड डिस्प्ले अरेंज कर दिया था। सच कहूँ तो वो बिल्कुल हैरान रह गया था। उसने ट्यूरेंट उन्हें एक लाइक दे दिया और मन ही मन सोचा, उफ, मैंने अपने गुरु को बिल्कुल सही पहचाना था। फिर टीचर वैंग टू लैक को उनके सामने लाए और इंट्रोड्यूस किया, मैं वैंग हॉक बिन इस फंडिंग फंड का मैनेजर हूँ और ये जो मेरे बगल में खादे हैं ये है टू लैक हमारी HR डायरेक्टर। यहाँ इतने सारे लोगों को देखकर सो एनजीओसी एमओसी ने थोड़ी हैरान होकर ट्रैन वेन से पूछा,
तुमने तो कहा था कि ये चैरिटी फंड अभी नया नया ही बना है, तो फिर ये इतना बड़ा स्केल कैसे? अब वो सोच रही थी कि ये आदमी कितना ट्रस्टवर्दी है। उसने सोचा था यूज हायरिंग, एचआर स्ट्रक्चर, सब कुछ बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन लगता है उसने उसके लिए सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था। उसकी आंखें नाम हो गई। उसने इमोशनल होकर उसे देखा और थैंक यू कहा। ट्रैन वेन ने टीचर वैंग की तरफ घूमकर पूछा, अब तक हमने कितने लॉग रिक्रूट किए हैं? रिपोर्ट की गई स्पेसिफिक नंबर 872 लॉग ऑन की थी। सो एनजीओसी एमओसी को चिंता हुई कि इतने सारे लोगों के लिए एक प्रॉपर हेडक्वार्टर्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उसने तो कहा कि ये क्या बड़ी बात है, एक बिल्डिंग बाय कर लो, हो गया काम। ये बात बोलते ही वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे फिर से मनी स्पेंड करने का चांस मिल गया था और इस बार वो बहुत सारा पैसा खर्च करने वाला था। उसने यूज रिमाइंड किया कि हाँ, थाना में हाउसिंग प्राइसेस इतने हाई हैं कि अगर 10 बिलियन में पूरी बिल्डिंग खरीद ली तो बाकी एक्सपेंसेस के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब ट्रैन वेन ने एनजीओसी एमओसी को समझाया कि वो बिल्डिंग खरीदने के लिए अपना पर्सनल मनी यूज करेगा, तो उसकी आंखें फिर नाम हो गई और वो यूज इमोशनल होकर देखने लगी। उसने फिर से सॉरी कहा। मेन पहले सोचती थी कि तुम सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को हैंडल करने के लिए मनी डोनेट कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना फार अहेड प्लान कर रहे हो। उसने कॉन्फिडेंस से कहा, हम जरूर सक्सीड होंगे। उसके चेहरे पर अब एक वर स्माइल थी, क्योंकि सच तो ये था कि उसने बिल्कुल सही गेस किया था। वो तो बस मनी से कीबोर्ड वॉरियर्स का मुंह बंद करना चाहता था, जो उस पर मोरल वैल्यूज दे रहते थे। लेकिन अगर उसने इतना सब इमेजिन कर लिया था तो वो एक्सप्लेन करके क्या करेगा? अब वो उसके और पास आया और उसे सच्चे दिल से देखने लगा। अब वो उसके और पास आया और उसे सच्चे दिल से देखते हुए प्यार से एमओसी एमओसी बुलाया। उसने कहा कि वो उसकी साची कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो उसे समझती है। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, इसने तो वेलफेयर फंड में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इन्वेस्ट करने की तैयारी की थी, लेकिन पब्लिक के सामने मॉडेस्टली सिर्फ 10 बिलियन का चैरिटी फंड अनाउंस किया। और जब लोग उसकी डिग्निटी को कम कर रहे थे, तब भी उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। उसने उसकी तुलना ऊपर चमकते मून से की। वेल्थी पीपल तो स्टार्स की तरह बहुत है, लेकिन वो अकेला एक ऐसा मून है जो पूरी दुनिया को इल्यूमिनेट करता है। एनजीओसी एमओसी की फेवरेबिलिटी रेटिंग में 1 पॉइंट का इजाफा हुआ और अब वो 93 पॉइंट्स पार है। लैक ने भी उसके नोबल एक्शंस देखे और उसकी फेवरेबिलिटी रेटिंग में 1 पॉइंट बढ़ा दिया। उसकी फेवरेबिलिटी रेटिंग अब 99 पॉइंट्स पार है। उसकी आंखों में वो इस वक्त सच में बहुत कूल लग रहा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो टीचर वैंग को इतना हाई रेट नहीं करती थी। यूज लगा कि वो तो बस एक पपेट की तरह है, जिसे कोई भी लड़की भी अपनी मर्जी से ऑर्डर दे सकती है। शायद यही सुपीरियर की अथॉरिटी होती है। जब उसने खुद को देखा तो उसे लगा कि वो तो बस एक ऑर्डिनरी गर्ल है। ना वो ट्रायो एनजीओसी के वाई जैसी रिच है और ना हाई एनजीओसी एमओसी जैसी प्रोमिनेंट बैकग्राउंड वाली। इसीलिए उसने खुद से कहा, यूज और एफर्ट करना होगा और मेहनत करनी होगी ताकि वो उसके और करीब आ सके। चाहे उसके लिए यूज शैडोज में ही उसका लवर बनना पड़े, वो इसके लिए भी तैयार थी। एनजीओसी एमओसी के साथ वापस आते हुए ट्रैन वेन ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ प्रॉमिस करने से और अभी तक मनी स्पेंड ना करने से ही यूज इन लड़कियों का इतना फेवरेबिलिटी मिल जाएगा अचानक। एनजीओसी एमओसी ने यूज प्रेजेंट में वेंच के वापस लाया। उसने कहा कि वो प्राइवेट जेट अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और यूज एडवाइस किया कि वो उसे वापस ले ले। उसने उसे कहा, इतनी जल्दी रिजेक्ट मत करो, सीरियसली बोलूं तो ये प्राइवेट जेट भी सीआई चैरिटी फंड का ही है। तुम अब एक बेड फंडिंग फंड की रिप्रेजेंटेटिव हो। तुम्हारा फ्यूचर वर्क बहुत बिजी होगा, पूरे कंट्री में बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। एक प्राइवेट जेट होना बहुत कन्वीनियंट होगा। उसने अपने प्लान्स भी बताए कि वो सिर्फ पुअर पीपल को मेडिकल ट्रीटमेंट देने तक हाई लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप फंड भी एस्टैब्लिश करना चाहता है, ताकि उन्हें स्कूल जाने के और अपॉर्चुनिटीज मिलें। उसने कहा नहीं, लेकिन मन ही मन उसके लिए साइलेंटली चिंता कर रही थी। इतने सारे प्रोग्राम्स शुरू करने से क्या वो इन्वेस्टमेंट फंड के मनी को लेकर स्ट्रेस्ड नहीं होगा? उसने ये भी प्लान किया कि वो अपने फादर से उसके लिए कुछ और सपोर्ट पॉलिसीज मांगेगी, वरना उसे डर था कि वो सच में डिफिकल्टीज फेस करेगा। एनजीओसी एमओसी ने जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा अपने फादर को ग्रीट करने के लिए, तो उसने डिस्कवर किया कि डेप्यूटी सेक्रेटरी त्रिंग भी वहां मौजूद थे और उसके फादर के साथ चेस खेल रहे थे। डांग ह्यूई ने तब पूछा,
लिटिल एमओसी, जो बात मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कही थी उसके बारे में तुमने क्या सोचा? क्या तुम हमारे सेक्रेटरीज ऑफिस में वर्क करना चाहती हो? वो उन दोनों के चेस टेबल के पास आई, एक ऑरेंज लिया, लेकिन असल में अपने फादर को चेस पोजीशन के बारे में सिग्नल दे रही थी, जिसे उन्होंने अपोनेंट का एक पीस कैप्चर कर लिया। चेहरे पर ऐसा दिखाते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसने कहा कि उसे एक नया जॉब मिल गया है और वो अब सीआई चैरिटी फंड की प्रेसिडेंट है। उसने प्राउडली कहा, मुझे फादर के कनेक्शंस पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुद की स्काई, अपना खुद का पाथ ढूंढ सकती हूँ। सो डांग ह्यूई ने थोड़ा सोचा और पूछा, सीआई फंड? ये नेम तो मैंने कभी नहीं सुना। उसने एक्सप्लेन किया, फादर का ना सुनना तो सही है, क्योंकि ये फंड अभी नया नया एस्टेब्लिश हुआ है। येन टोंग ने 10 बिलियन की इनिशियल कैपिटल स्पॉन्सर की है। ये नेम सुनकर डेप्यूटी सेक्रेटरी त्रिंग भी इंटरजेक्ट करते यू बोले, रिसेंटली न्यूज में इस यंग मैन का नाम बहुत बार मेंशन हुआ है, जैसे ही वो उससे बात कर रहे थे। सो डांग ह्यूई ने फाउल प्ले करते हुए उनके किंग को चेक दे दिया, जिसे वो गुस्से में खड़े हो गए और जाने लगे। उनके फादर को चीटर बोलते हुए कहा कि वो अब उनके साथ और नहीं खेलेंगे। मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा, और सो एनजीओसी एमओसी ने पोलाइटली उन्हें दरवाजे तक छोड़ दिया। जब उसने देखा कि उसका पुराना फ्रेंड चला गया है, सो डांग ह्यूई ने अपनी डॉटर को वापस बुलाया और येन टोंग के बारे में और अस फंड के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी और पूछा कि वो असल में क्या करना चाहता है। उसने अपने फादर को वो सब कुछ रिकाउंट किया जो उस रात हुआ था, जो उसने सुना और विटनेस किया था। जब उसने पूरी स्टोरी सुना दी तो क्लॉक में 9:30 PM से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन फादर और डॉटर अभी भी एंथ्यूसियास्टिकली बात कर रहे थे, कोई भी रुकने का इंटेंशन नहीं रखता था। उसने उनके चैरिटी फंड को हेल्प करने और डेफिनेट सपोर्ट डीन का प्रॉमिस किया। आखिर ये एक गुड डीड थी। उसने अपने फादर को बार बार याद दिलाया कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे। ट्रैन वेन ने भी उसे पूरे 10 बिलियन दे दिए थे। बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ये बहुत बड़ी बात थी जो काउंटलेस फैमिलीज और लाइव्स से जुड़ी थी। जब उसने सुना कि इसने एक बार में ही लड़की को 10 बिलियन दे दिए तो वो हैरान रह गया। यूज दोबारा कंफर्म करना पड़ा। उसने उनके सामने एक ब्लैक कार्ड निकला और समझाया कि शायद वो उसकी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करते हैं। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने ये कार्ड पहले ही चेक कर लिया है। कहते कहते उसने बैंक एप्लीकेशन खोला और उन्हें दिखाया तो कार्ड में 60 बिलियन रुपीस देखकर बाप बेटी दोनों की आंखें फटी रह गई। मो वायु को लगा जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। उसने फोन अपने फादर को दिया और कहा, मुझे बताओ ये सच नहीं है प्लीज। डेंग हुई ने अपनी बेटी के हाथ से फोन लिया और जैसे चिलेट यू बोला, ये सच में 60 बिलियन रुपीस है। उन्होंने पूछा, ये तो 10 बिलियन द ना, फिर ये 50 बिलियन ज्यादा कैसे हो गए? उसने जल्दी से फोन वापस लिया और कहा, मैं टीआरएन वीन को कॉल करके पूछती हूँ। उसने फोन उठाते हाई यूज छेड़ना शुरू कर दिया, अभी कुछ घंटे ही तो हुए हैं, अलग हुए क्या अभी से मुझे मिस करने लगी जो इतनी जल्दी कॉल किया? उसने यूज लाउडस्पीकर पर कॉल किया ताकि उसका पिता भी सन सेक और उसे दोबारा समझना ना पड़े। जब उसने बकवास करनी शुरू की तो उसने उसे टोक दिया, बकवास मत करो, ये बताओ अस ब्लैक कार्ड में 60 बिलियन रुपीस क्यों है जो तुमने मुझे दिया था? ये तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। वो गेम खेलते हुए एक दूसरे डिवाइस पर उससे बात कर रहा था। उसने समझाया, ये घर खरीदने के लिए पैसे है और कुछ छुटपुट काम के लिए भी। मुझे अंदाजा नहीं था कि कितने लगेंगे, इसलिए 50 बिलियन और भेज दिए, कहीं पैसे कम ना पड़ें। उसने चिंता से पूछा, क्या तुम इतने सारे पैसे चैरिटी में लगाने वाले हो? आखिर तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? एक बार में इतनी बड़ी रकम निकलने से तुम्हारे बिजनेस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? उसने आहिस्ता से जवाब दिया, पैसा तो बस एक नंबर है। मैं जितना कमाता हूँ वो कभी खत्म नहीं होता, तो क्यों ना उन पैसों का इस्तेमाल कुछ अच्छे कामों में करूँ। गरीब हो तो बस अपनी फिक्र करना काफी है, लेकिन अमीर हो तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यही तो मेरा फिलॉसफी है, जीने का तरीका है। उसका पिता चुपचाप सोच में डूब गया। मन ही मन उस लड़के के आइडियोलॉजी की तारीफ कर रहा था, ये लड़का तो कमाल का है। उसकी बेटी शायद टीआरएन वीन को पसंद करने लगी है। आखिर माँ बाप ही तो अपने बच्चों को सबसे अच्छे से जानते हैं। डेंग हुई ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा कि वो चेन युएन को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करे। वो उससे एक बार मिलना चाहते थे, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उसे घर पर इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो देख सकें कि वो उनकी बेटी के लायक है या नहीं। जब मो वायु ने दोबारा कहा, आपने सुना ना, मेरे पापा आपको डिनर के लिए घर इनवाइट करना चाहते हैं।
तो उसने जल्दी से मना करने का बहाना बनाया और कहा कि वो शायद टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा। असल में टीआरएन वीन को डर था कि वो आदमी उसके पैसों के बारे में पूछताछ करेगा। अगर वो सच में जवाब नहीं दे पाया तो वो सरकार को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहेगा और तब वो बुरी तरह फंस जाएगा। सीन चेंज मादो में एलवाई गया एमसी के घर पर। वो फिर पागल हो गया जब उसने न्यूज में देखा कि उसने चैरिटी फाउंडेशन बनाने के लिए 10 बिलियन से भी ज्यादा खर्च किए हैं। गुस्से में उसने एस्ट्रा उठाकर टीवी स्क्रीन पर दे मारा। वो घूरा कर ऊपर देख रहा था। ये टीआरएन वीन रुकना नहीं चाहता और अब चैरिटी भी कर रहा है, बड़ा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। मूवीज, टीवी, लाइव स्ट्रीमिंग, रियल एस्टेट, मेडिसिन, हर इंडस्ट्री में घुसा हुआ है। अचानक उसने किन केयान का नाम पुकारा जिससे वो डर गई। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ पूछा, बताओ, अगर टीआरएन वीन के ट्रीटमेंट सेंटर में कोई मरीज ट्रीटमेंट के दौरान मर जाए तो कितना मजा आएगा ना। किन केयान ने झट से जवाब दिया, जी मैं समझ गई सर, मैं अरेंजमेंट्स करवा देती हूँ। लेकिन एलवाई गया एमसी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने समझाया, खाना एक एक निवाले करके खाया जाता है। पहले टीआरएन वीन पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाओ और इसके लिए बड़े बीमार लोगों को हाथाना में उसके पास आने की खबर फैला दो। वो उनसे निपट नहीं पाएगा और आखिर में उसके बहुत पैसे खर्च होंगे और लोग भी उसकी निंदा करेंगे। इस बार तो एलवाई सर अपना बदला ले पाएंगे। इस बार उसने एक और फाइल निकाली और उससे रिपोर्ट करते हुए कहा, हाल ही में यूए लिंगशुआन ने 2 और कंस्ट्रक्शन कंपनीज खरीद ली हैं। फिल्म एंड टेलीविजन सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैन पावर काफी ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन और फिल्मिंग एक साथ हो रहे हैं। सब कुछ मैनेज हो रहा है। ली जियमू को अब रिग्रेट हो रहा था। वो यूए लिंगशुआन की वर्क एबिलिटी अच्छे से जानता था। वो हजारों लोगों की कंपनी को सिस्टमैटिकली और क्लियरली मैनेज कर सकती थी। यूज खोने का मतलब था जैसे उसका एक हाथ कैट गया हो। इस बार चेन युएन को ही फायदा हुआ है। उसने उसके सामने यूए लिंगशुआन की कुछ फोटोज रखी। उसने कहा कि ये लेटेस्ट पिक्चर्स है यूए लिंगशुआन की। उसके चेहरे का स्कार अब हील हो चुका है। हाथ में पिक्चर्स देखने के बाद उसने किन केयान की तरफ देखा। यूज बहुत रिग्रेट हो रहा था। वो मन ही मन खुद को गाली दे रहा था। उसने ताने मारते हुए यूए लिंगशुआन की बुराई की। कहा कि वो तो कब से बिट्रेल का प्लान बना रही थी। यान जोंग के पास जाकर शरण ली है उसने। वो तो फिर भी उसके साथ मर्सीफुल था। उसके बोल पूरे भी नहीं हुए कि एलवाई गया एमसी ने एक जोर का थप्पड़ मारा जिससे उसका एक गाल लाल हो गया और उसके चश्मे जमीन पर गिर गए। वो गुराया, अपनी जुबान बंद कर और तू कामिनी मजाक उड़ाना बंद कर। वो अब बस सॉरी कह सकी क्योंकि उसने ज्यादा बोल दिया था। वो गुस्से में उससे भाग जाने को कहा, मेरी आंखों के सामने से निकल जा। उसके जाने के बाद वो घर में अकेला रह गया और सोचा कि टीआरएन वीन को गाली देना काफी नहीं है। उसने सोचा कि टीआरएन वीन इतनी सारी इंडस्ट्रीज में घुसा हुआ है और उसने अब तक काफी अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं। लेकिन उसकी एक ही वीकनेस है और वो है उसका कैपिटल चेन। एक बार अगर उसका कैपिटल चेन टूट गया तो वो कभी वापस नहीं उठ पाएगा। पर उसकी खर्च करने की ताकत देखकर यूज लगा कि टीआरएन वीन को हरना बहुत मुश्किल होगा। यूज अपने फैमिली की हेल्प चाहिए थी। सोचा और किया। उसने अपने पिता को कॉल किया और उनसे मदद मांगी। हाँ, थाना में टीआरएन वीन ड्राइव कर रहा था और पता नहीं क्यों गाना गुनगुना रहा था। सोच रहा था कौन सी लड़की उसे चुपके से याद कर रही होगी। बात ये थी कि आज उसकी टीएन बैन टाइट के घर हाउस वार्मिंग पार्टी में जाने की अपॉइंटमेंट थी। उसने एक खूबसूरत रोज बुके पहले ही पैसेंजर सीट पर रख दिया था यूज गिफ्ट करने के लिए। जैसे ही वो पार्किंग से निकला, यूज उसका कॉल आया। वो पूछ रही थी कि क्या वो निकल गया है। उसने जवाब दिया, नहीं, अभी 10 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। टीएन बैन टाइट इस वक्त बहुत नर्वस थी। ये पहली बार था जब उसने टीआरएन वीन को अपने नए घर में डिनर के लिए इनवाइट किया था। इस वजह से वो अपनी बॉस वायु मैडम को कोस रही थी। उसी ने ये आइडिया दिया था कि न्यू प्लेस में शिफ्ट होने का बहाना बनाकर यूज मीट करें और फिर स्पॉन्सरशिप मांगे। हाल ही में उनकी कंपनी सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग की तैयारी कर रही है, 10 बिलियन का फंड रेज। और ये बात कंपनी की वैल्यूएशन से जुड़ी है, इसलिए वो चाहती है कि तुम उससे रिक्वेस्ट करो वो इन्वेस्ट करे। वो तुम्हें मीठी बातों से बटर कर रही थी, बोल रही थी कि कंपनी के लोग दिन रात ओवरटाइम कर रहे हैं बस इसलिए कि कंपनी आगे बढ़े। उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगी। तो उसने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए एक नया घर अरेंज किया और फिर लीव भी दिलाई।
अब बस ट्रैन वेन से पैसे लेकर रिजल्ट्स रिपोर्ट करने हैं। उसे ये डर खाए जा रहा था कहीं वो उसे कोई शेमलेस औरत ना समझ ले जिसे सिर्फ पर्सनल गेन की परवाह है। और तभी डोरबेल बाजी जिसके आवाज ने उसे प्रेजेंट में खींच लिया। खुशी से उसने दरवाजा खोला और उसे देखते ही चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। ट्रैन वेन, तुम आ गए। उसने उसकी तरफ फ्रेश रेड रोजेस का एक खूबसूरत बुके बढ़ाया, नए घर की बधाई दी और कहा कि वो गिफ्ट तैयार नहीं कर पाया। उसने बुके लिया और उसे अंदर आने को कहा। अपने उस छोटे से थोड़े शैबी घर में उसने उसे एक टूर दिया। उसने कहा कि घर अभी भी बेसिक है, वो ध्यान ना दे, बस आराम से बैठ जाए। उसने हंसकर कहा कि सबका वायु जनरल बड़ा स्टिंजी है, अगर वो होता तो उसे सीधा एक विला देता। अचानक उसकी नजर कैंडललाइट में साजी एक शानदार डिनर टेबल पर ठहर गई। दिल में उसके आवाज आई, टैन सिस्टर, ये कैंडललाइट डिनर कितना थॉटफुल है। आज रात का स्काई कितना हसीन था, तारे चमक रहे थे। और अंदर दोनों ने एक दूसरे के साथ चीयर्स किया। टैन बिंगजू ने हाथ में रेड वाइन ग्लास को देखते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? वो तो जानता ही था। ट्यूरेंट बोला, क्यों, आज तुम्हारे नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं है क्या? मगर उसने कहा, नहीं, आज मेरा बर्थडे है और मैंने सिर्फ तुम्हें स्पेशली इनवाइट किया है। टैन बिंगजू के वो शब्द ट्रैन वेन के दिमाग में गूंज उठे। उसने ऑकवर्डनेस में अपना सर खुजाया, सॉरी बोला कि वो कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। उसके दिल में आया कि आज वो कुछ ज्यादा हाई स्ट्रेंज लग रही है। उसके चेहरे के इमोशंस को डिस्क्राइब करना मुश्किल था। उसने कहा कि उसका वहां होना ही उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है और वो भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में खुलकर बात करने लगी। उसने कहा, बचपन से ही उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कॉलेज में भी सबसे एक डिस्टेंस बनाकर रखती थी। हर साल बर्थडे अकेले मानती थी और खुद को एक कंप्लीट फेलियर समझती थी। उसकी बातें सुनकर वो शॉक हो गया। उसने सोचा, हुल यूनिवर्सिटी की वो ब्यूटी क्वीन इतनी इनसिक्योर, ऐसी लड़की से कौन फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा। बस वो बहुत कोल्ड और रिजर्व्ड रहती थी, इसलिए लोग अप्रोच नहीं करते थे। उसने पूछा, तुम जैसी लड़की खुद को फेलियर कैसे कह सकती हो? यंग, ब्यूटीफुल और एक बड़ी कंपनी की सीनियर मेंबर। अगर तुम जैसी मल्टीबिलियनर लड़की फेलियर है तो बाकी लोग कैसे जिएंगे? वो फिर से कॉन्फाइड करने लगी, बोली कि वो रिजाइन करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस पोजीशन के वर्दी नहीं है। ट्रैन वेन ने एक वरी स्माइल दिया, अगर तुम वर्दी नहीं हो तो और कौन होगा? कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स तो तुम्हारे हैं ना? उस वक्त उसने उसकी बातों में कुछ रॉन्ग नोटिस किया। उसने उसकी तरफ से चीजों को क्लियर करना शुरू किया। क्या तुम्हारी वायु जनरल को फिर से पैसों की जरूरत है? मैं उससे सिर्फ एक बार मिला था पर मुझे उसकी एम्बिशन महसूस हुई थी। उसने सोचा, हाल ही में ली वायु ऐप के एडवर्टाइजमेंट्स हर जगह छाए हुए हैं, जरूर बहुत पैसा खर्च किया होगा। उसने गैस किया कि वो उसे इन्वेस्टमेंट के लिए बोलने आई है, मगर उसे लगा कि उसे यूज्ड किया जा रहा है और उसके बारे में उसकी सोच को लेकर ही वो रिजाइन करना चाहती थी। ट्रैन वेन को इतना अंडरस्टैंडिंग देखकर उसने सच सच बताया कि वायु जनरल की कंडीशंस इस बार बहुत आउटरेजियस है। वो 20% के बदले 10 बिलियन चाहती है। ये सुनकर उसने ट्यूरेंट उसे रोकने का सिग्नल दिया। उसने अपना फोन निकला, कुछ टैप्स किए और उसके फोन पर नोटिफिकेशन आ गया कि उसके अकाउंट बैलेंस में 10 बिलियन ऐड हो गए हैं। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने हैरत से पूछा, तुमने 10 बिलियन अभी ट्रांसफर कर दिए? उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक गहरी अफेक्शनेट गेज से देखा। उसने कहा कि वो उस पैसे से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टैन बिंगजू ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जैसे अभी रो पड़ेगी। फेवरेबिलिटी 1 पॉइंट बढ़ गई। करंट फेवरेबिलिटी 98 पॉइंट्स। उसने अपने होंठ कस कर भींच लिए। उसे बोलने में मुश्किल हो रही थी। उसने कहा कि वो उसे इतना वैल्यू करता है। ये सुनकर वो सच में बहुत टच्ड हुई है, लेकिन ये पैसे वो नहीं ले सकती। ट्रैन वेन ने उसे रोकने के लिए हाथ आगे किया। उसने कहा, ये पैसे उसके लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन इसे उसके कंपनी शेयर्स वायु बैंकिंग से कहीं ज्यादा हो जाएंगे और ये पैसे कोई फ्री स्पॉन्सरशिप नहीं है। वो कंपनी में अपने लॉग अरेंज करेगा। धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाएंगे और तब तक वायु बैंकिंग फिनिश्ड हो जाएगी। ली वायु ऐप पूरी तरह से उसके मैनेजमेंट में होगी। फिर कोई उसे वो काम करने के लिए फोर्स नहीं करेगा जो उसे पसंद नहीं है। जितना टैन बिंगजू सुन रही थी उतना उसे लगा कि वो बहुत मेटिकुलसली कैलकुलेट कर रहा है। पहले उसे लगता था कि वायु बैंकिंग बहुत पावरफुल है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसने उसके लिए एक ट्रैप बनाया है
बस गिरने का इंतजार कर रहा है। उसे नहीं पता था कि वो कितना एम्बिशियस है, उसे देखते हुए कि वो उसे बिना ब्लिंक किए गो रही है। उसने आखिर पूछ ही लिया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? टैन बिंगजू ने जल्दी से हाथ हिलाया, उसका चेहरा रेड हो गया था और वो शार्मेट यू बोली, कुछ नहीं। अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए वो जल्दी से उठी और बोली कि वो ट्रैन वेन के लिए खाना लाती है। पता नहीं कैसे वो केयरलेसली स्टम्बल कर गई। अच्छा हुआ कि उसने जल्दी से रिएक्ट किया और उसे पकड़ लिया। जमीन पर तो नहीं गिरी, लेकिन उसके लिप्स सीधे ट्रैन वेन के लिप्स से जुड़ गए, जिसे उसके अंदर एक इंडिस्क्राइबेबल फ्लोटिंग सेंसेशन जाग उठी। सो फ्रेग्रेंट, सो सॉफ्ट और सो स्वीट, क्या यह यूनिवर्सिटी की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का टेस्ट है? अब उसने फील कर लिया था। उस पाल उसकी आंखों में उसकी फिगर जैसे मैग्नीफाई हो गई। उसकी पहले से रेड चेहरा अब और रेड हो गया था। उसने ऑकवर्डनेस में सॉरी बोला और एक्सप्लेन किया कि वो केयरफुल नहीं थी, लेकिन उसने उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया। एक रोगिश लुक देते हुए उसने कहा, अगर ये इंटेंशनल भी होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने अचानक फिर एक बार उसके होंठों को चूम लिया। टैन बिंगजू की आंखें हैरत से खुल गई। वो उससे देख रही थी जैसे कुछ समझ ही ना पा रही हो, लेकिन फिर अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो उसमें समा गई। उसके हाथ खुद भी खुद उसकी गर्दन में लपेट गए। उसने उसे कांस के गले लगाया और उसके किस का जवाब पूरी गर्मी और शिद्दत से दिया। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, स्टील चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो भी पिघल जाता है। जिस देवी को मैं कभी दूर से पूजा करता था, जिसे पाने की ख्वाहिश थी, आज वो मेरी हो चुकी है। आज तो वो किसी भी हाल में इस लड़की को अपना बना के ही रहेगा। उसके हाथ अब अपनी जगह पर नहीं थे, वो अब हैडन से आगे बढ़ने लगा था। टैन बिंगजू समझ नहीं पा रही थी उसका जिस्म इतना गर्म क्यों हो रहा है। उसके बदन का हर सेल जैसे चीख रहा था और फिर उसने अपने ऊपर उसके हाथों को महसूस किया। वो होश में आई और यूज ट्यूरेंट रोका। ट्रैन वेन, प्लीज नहीं, रुको, अभी ये ठीक नहीं है। उसका खून उबाल रहा था और उस पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वो एकदम रुक गया, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल नहीं पाया। टैन बिंगजू शर्मिंदा होकर पलट गई और सॉरी कहा। उसने बताया कि ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चाहती, पर उसकी मौसी साथ में है, अभी बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। उसने अपनी भावनाएं संभाली, बोला इट्स ओके, वो बस अभी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, अपने इमोशंस संभाल नहीं पाया। ये कहकर वो किचन में चला गया और बोला कि वो उसके लिए अदरक वाली चाय और ब्राउन शुगर वाटर बनाएगा। किचन में अकेले खड़ा वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। हर बार जब लगता है कि अब तो पार्टी शुरू होने वाली है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। वो उसकी पीठ को देखती रही, उसके दिल में कई जज्बात थे। उसने सोचा था कि ये बात सुनकर वो गुस्सा होकर चला जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो सिर्फ कैपेबल ही नहीं बल्कि इतना जेंटल और केयरिंग भी था। क्या वो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा होगा खुद को रोकने में? थोड़ी देर बाद शुगर वाटर बनाने के बाद वो यूज टेबल पर ले आया और अपने हाथों से उसे ठंडा करके एक एक सिप यूज पिलाने लगा। उसने मना नहीं किया। पीते हुए उसने पूछा, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? ट्रैन वेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक कटोरी शुगर वाटर से ही तुमने मुझे अच्छा मान लिया। लगता है तुम बहुत इजी हो। हाँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सिस्टम की आवाज गूंज उठी, टैन बिंगजू का फेवरेबिलिटी +1, करंट फेवरेबिलिटी 99 पॉइंट्स, फेवरेबिलिटी ब्रेक थ्रू रिवॉर्ड, होस्ट को 10 एनहांसमेंट पॉइंट्स माइल यूज। यकीन नहीं हुआ कि एक कटोरी शुगर वाटर से ब्रेक थ्रू पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। उसने सोचा, पहले कितनी बार लिन शुडोंग के लिए शुगर वाटर बनाया, पर उसकी आंखों में कभी कोई इमोशन नहीं दिखा। अचानक उसने उसका नाम पुकारा, उसके गाल लाल हो चुके थे और वो हिचकिचते हुए बोली, क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो? उसने सोचा, उसकी ये डिमांड थोड़ी ज्यादा थी। उसकी मौसी वहां थी और उसे बस देखने को कह रही थी, पर चूने नहीं दे रही थी। ये तो उसके अंदर के आदमी को चैलेंज करने जैसा था। अभी वो कुछ बोल भी नहीं पाया था कि उसने शार्मेट यू कहा, अगर तुम सच में चाहते हो तो मैं कोई और तरीका सोचूंगी तुम्हारी हेल्प करने का। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। ट्रैन वेन उठा, अंगड़ाई ली और एकदम फ्रेश महसूस कर रहा था। उसने टैन बिंगजू की तरफ देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी। उसने सोचा, रात तो टैन बिंगजू ने कमाल कर दिया, उसका आफ्टर टेस्ट अभी तक ज़बान पर है। वो उसे देर तक देखता रहा, फिर रेस्टरूम की तरफ चला गया ब्रश करने और मुंह धोने। बेड पर लेटी लड़की भी अब जाग चुकी थी। वो हैरान थी कि रात को वो इतनी बोल्ड कैसे हो गई।
शाम से उसने अपने चेहरे को ब्लैंकेट से छुपा लिया, लेकिन उसके कानून तक लाल हो चुका चेहरा छुपाए नहीं छिप रहा था। लेकिन वो बहुत खुश थी कि उनके रिलेशनशिप ने एक और स्टेप फॉरवर्ड लिया था। कुछ दिन बाद फाइनेंस टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज थी कि फ्लाइंग इन्वेस्टमेंट फंड होंगशेनली ग्रुप और लिन ग्रुप ने जमीन खरीद ली है। टोटल 300,000 म्यू जमीन, 32 बिलियन से ज्यादा का कैपिटल, और ये सब एक ही बार में हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, लियो ऐप के चेयरमैन वायु मैंकिंग ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि लियो ने अपना दूसरा फंडरेजिंग राउंड कंप्लीट कर लिया है 10 बिलियन RMB के साथ। इस फंडरेजिंग के बाद लियो ऐप की वैल्यूएशन 50 बिलियन तक पहुंच गई है। वो न्यूज देखते ही सोच रहा था कि क्या सिर्फ यूं ही पैसे उड़ाने से भी ऐसा सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल सकता है? क्या सच में पैसे कमाना इतना सिंपल हो गया है? तभी उसका फोन रिंग हुआ। चुलुमो का कॉल देखकर उसने जल्दी से पिकअप किया। जैसे ही उसने फोन उठाया, सामने से गालियों की ऐसी बौछार आई कि उसने अपना फोन कण से हटा लिया। बात ये थी कि पिछली बार उसके डैड ने उसे घर आने का इनवाइट दिया था, पर उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया था। वो उसे डांट रही थी, क्या तुम भूल गए हो? वो हाल ही में हॉस्पिटल में रिसर्च में बहुत बिजी था, इसलिए अभी तक अरेंज नहीं कर पाया था। जब उसके डैड फ्री होंगे तब वो जरूर आएगा मिलने। सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों से वो टैन बिंगजू के घर में इतना खो गया था कि तुम्हारे घर आने का अपॉइंटमेंट हाई भूल गया। उसने कहा, दिन चुनने से अच्छा है आज ही मिलते हैं। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आज हाई यूज घर बुलाएगी, और याद दिलाया कि उसकी मॉम खुद किचन में अच्छा खाना बना रही है, उसका वेट कर रही है। हालांकि उसे ये सब थोड़ा फास्ट लगा। ट्रैन वेन ने सोचा, अब क्या करे? पहले बहुत शो ऑफ किया है, अब तो फंस गया। कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा, अब कोई एस्केप नहीं है। वो प्रोविंशियल पार्टी कमेटी कंपाउंड में घुसा और वहां बेड अक्षरों में लिखा देखा, डेमोक्रेसी, सिविलाइजेशन, हार्मनी। वो थोड़ा सार्कास्टिक होकर बोला, बहुत हम्बल है लोग यहाँ के। वो खाली हाथ नहीं आया था, 2 एक्सपेंसिव वाइन बॉटल्स साथ लाया था। सोच रहा था कि गर्लफ्रेंड के घर पहली बार इतना कुछ ले जाना कहीं ज्यादा तो नहीं लग रहा। खैर, अब जब आ ही गया हूं तो अंदर जाकर ही देखते हैं। वो चुलुमो के दिए हुए हाउस नंबर के सामने खड़ा हुआ और डोरबेल बजाई। दरवाजा एक नौजवान लड़के ने खोला जो उससे ज्यादा बड़ा नहीं था। देखते ही पूछा, क्या आप डिलीवरी वाले हो? ट्रैन वेन अभी बताने ही वाला था कि वो डिलीवरी बॉय नहीं है और चुडेंगुई से मिलने आया है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजा धाम से बंद हो गया। वो थोड़ा शॉक हो गया, समझ नहीं पाया कि ये किस तरह का सिचुएशन है। ट्रैन वेन को लगा कि वो गलत घर आ गया है। उसने दोबारा चेक किया और कंफर्म हो गया कि वो सही जगह पर है। कोई और ऑप्शन ना देखकर उसने चुयुमो को कॉल किया कंफर्म करने के लिए, और उसने दोबारा बताया कि वो सही एड्रेस पर है। तभी उसने बताया कि जब वो आया तो करीब 20 साल के एक लड़के ने दरवाजा खोला था, जो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसे अंदर आने से रोक रहा था। उसने किचन की तरफ देखा जहां उसकी मॉम और जियांग चेनवू खुशगवार बातें कर रहे थे। उसने उससे सॉरी बोला और बताया कि ये लड़का कैपिटल से आया हुआ एक रिच सेकंड जनरेशन है। पता नहीं उसकी मॉम क्या सोच रही है, यूज अपना दामाद बनाना चाहती है और मुझे उसके साथ क्लोज होने को कह रही है। ये सब बहुत ट्रबलसम है। उसने शक से पूछा, तो क्या तुमने मुझे यहाँ अपनी शील्ड बनाने के लिए बुलाया है? उसने जल्दी से बात सुधरी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मियर डैड ने तुम्हें घर आने का इनवाइट किया था, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। यूज लगा कहीं वो गलत समझकर चला ना जाए, तो वो दौड़कर दरवाजा खोलने गई। यूज अभी भी बाहर खड़ा देखकर वो खुश भी थी और गिल्टी भी। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत देर तक वेट कराया। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो घर के अंदर गई और गुस्से में जियांग चेनवू पर चिल्लाई, तुम्हें तमीज नहीं है? ट्रैन वेन मेरा गेस्ट है। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक हल्की सी मॉकिंग स्माइल। फिर भी बनावटी अंदाज में बोला, माफ करना, मेन थोड़ा जल्दी में था, लगा कोई शिपर है। उसने उसे देखा और सोचा, ये लड़का तो बड़ा एरोगेंट लग रहा है। तभी सोडांग ह्यूई ने 2 बार खांसा और उन दोनों यंग मैन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने खुद ही जियांग डैनवू से बात शुरू की, तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं आजकल? वो अप्रिशिएटेड महसूस करने लगा और खुशी से पोलाइटली बोला, जी सब ठीक है। वो आजकल गार्डनिंग और फिश फार्मिंग में काफी रिलैक्स्ड रहते हैं। कल तो आपकी बात भी कर रहे थे अंकल। सो ट्रैन वेन को थोड़ी सार्काज्म महसूस हुई, बिल्कुल वही प्रिविलेज्ड सेकंड जन। हमेशा अपने रूट्स और बैकग्राउंड की बातें करते हैं, फादर, अंकल, ग्रैंडफादर। सोडांग ह्यूई ने अपना गो बोर्ड निकला
और उन दोनों यंग मैन को साथ बैठने का जेस्चर किया। उन्होंने ट्रैन वेन से कहा, एक्सायोमो ने बताया तुम गो बहुत अच्छा खेलते हो, आओ मेरे साथ एक मैच खेलो। वो एक्सेप्ट करने ही वाला था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने मौका छीन लिया। बोला वो भी गो खेलना जानता है और अंकल के साथ खेलना चाहता है। जानबूझकर वो ट्रैन वेन के पास से गुजरा और यूज शोल्डर पार एल्बो मारा। सच कहूँ तो यूज सो फैमिली की कोई परवाह नहीं थी, उसका ध्यान बस सो एनजीओसी मैक की खूबसूरती पर था और वो उसके सामने ये दिखाना चाहता था कि वो उसका दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब उसने इतना इंथ्यूजियाज्म दिखाया तो अंकल ने भी मजबूरन उसके साथ कुछ राउंड्स खेलने की हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वो चेयर पार बैठा, उसने अंकल को वार्न किया कि वो उसे हल्का ना ले, उसकी स्केल 9th डैन की है। ट्रैन वेन ने हंसते हुए सीधे ही कह दिया, 9th डैन? ये तो थोड़ा वीक है। यूज किंग थाना की गियांग फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। ये फैमिली तो कब की कमजोर पैट चुकी है, बस नाम ही रह गया है। यूज वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ठान लिया कि यूज शो ऑफ नहीं करने देगा। जब उसने ट्रैन वेन की मौकरी सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गया और उसने पूछा क्या वो उसके साथ एक मैच खेलने की चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। ट्रैन वेन भी कम नहीं था, उसका एटीट्यूड एक बहते झरने जैसा था। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर ली और कहा, तो चलो देखते हैं ये 9th डैन का लेवल कैसा होता है। उसने उसे ये नहीं बताया कि वो खुद चाइनीज गो का लिविंग लेजेंड है, जापानीज किमुरा इचिरो का आर्च नेमेसिस, और जिसे सभी लोग नेशनल हीरो कहते हैं, जिसने जापानीज गो को चैलेंज किया था। अब दोनों गो बोर्ड पार आमने सामने बैठे थे। गियांग डैनवू ने वेजर लगाना शुरू किया, जो हारेगा वो घुटनों पर बैठकर दूसरे को पापा बुलाएगा। ट्रैन वेन ने कॉन्फिडेंटली पूछा, पुक्का? मैं इतना बड़ा बेटा नहीं चाहता। सो एनजीओसी मैक थोड़ी टेंस हो गई और उसने अपने फादर को रिमाइंड किया, आप इन दोनों को रोकेंगे नहीं क्या? सो डंग ह्यूई ने लाइटली रिप्लाई किया, क्या रोकना? आजकल के यंगस्टर्स में ये स्पिरिट तो नॉर्मल है। असल में उन्हें ट्रैन वेन को समझना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो उस लड़के का इस्तेमाल ट्रैन वेन को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से देखा, यूज क्या पता था कि वो उसके लिए कितनी सोच समझकर हस्बैंड चुन रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले उसने एक फ्रेंडली रिमाइंडर दिया, जो असल में एक थ्रेट थी, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो अपनी टैलेंट ज्यादा मत दिखाओ, नहीं तो मुसीबत में पैट जाओगे। ट्रैन वेन भी पीछे नहीं हटा, उसने जवाब दिया, मुझे हर बात पर बचा मत बुलाओ, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें बात करने की मैनर्स नहीं सिखाई? उसके लिए वो लड़का बस एक रिच सेकंड जन था जो अपने पेरेंट्स के नाम पर घमंड करता था, उसमें कोई टैलेंट या वर्चू नहीं थी। सच कहूँ तो वो बस एक यूजलेस कम था जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को बुली करता था। पहली बार ऐसे सीधे सीधे सुनाकर वो गुस्से से टेबल पार हाथ पाठक कर खड़ा हो गया, लेकिन ट्रैन वेन का कुछ नहीं कर पाया। सो डंग ह्यूई के सामने यूज अपना गुस्सा पीना पड़ा और वो गो खेलने बैठ गया। लेकिन कुछ हाई मूव्स में उसकी व्हाइट पीसेस ट्रैन वेन ने पूरी तरह डोमिनेट कर दी। ट्रैन वेन हंसी नहीं रोक पाया, तो ये है 9th डैन का लेवल? बड़ा हाई वीक है। वो गुस्से में आग बाबूला हो गया और नहीं माना, बोला कि ट्रैन वेन ने चीट किया है, उसने उसका ध्यान भटकाया, इसलिए वो हारा। वो दोबारा खेलना चाहता था। सिर्फ 10 मिनट्स बाद ट्रैन वेन ने उसे पूरी तरह हरा दिया और उसने अपनी हार मान लिया कि उसकी स्किल्स ट्रैन वेन के सामने कुछ भी नहीं। असल में उसके दिल में ट्रैन वेन के लिए नफरत भर गई थी। उसने सोचा कि वो तो बस एक गो मैच हारा है, लेकिन ट्रैन वेन अपनी पूरी लाइफ हारेगा। ट्रैन वेन सोच भी नहीं सकता था कि उससे दुश्मनी मोल लेना कितना डेंजरस हो सकता है। लेकिन पहले अपनी डिग्निटी बचाने के लिए उसने भागने का प्लान बनाया। घर में काम का बहाना बनाकर सो डंग ह्यूई से जाने की परमिशन मांगी, लेकिन कुछ हाई स्टेप्स चलते ही ट्रैन वेन ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया। उसने रिमाइंड किया कि जुबान दी है तो उसे निभाओ। क्या वो दोनों के बीच की डील भूल गया? अगर जाना है तो पहले घुटनों पर बैठकर उसे पापा बुलाना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी तड़पा और ना चाहता हो। ट्रैन वेन ने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसे अपने सामने घुटनों पर झुका दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि ट्रैन वेन इतनी हद तक जाएगा। सो एनजीओसी मैक की पूरी फैमिली, तीनों के तीनों, ट्रैन वेन के इस बोल्ड मूव से शॉक्ड था। इतने शॉक्ड कि उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिए, आंखें बड़ी हो गई और वो रिएक्ट करना ही भूल गए। सो एनजीओसी मैक जहां थी वही फ्रोजन खादी रह गई। यूज लगा वो सपना देख रही है। किंग थाना के एक बेड पावरफुल फैमिली का बीटा यूज ह्यूमिलिएट किया गया। क्या ट्रैन वेन आ गया है? उसकी मदर अब और चुप नहीं रह सकी।
उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? आईसी ट्योरेंट छोड़ दो। ट्रैन वेन ने उसे तेज नजरों से देखा और कहा, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उसे अपना वादा निभाना होगा। सो डांग ह्यूई की तरफ देखकर उसने शार्पली पूछा, अंकल, आपने खुद अपने कानों से सुना था, क्या इंसान ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बातें करता है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।